नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। होप सो एक बार आप प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं। एक बार आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। और सभी को गुड इवनिंग। जब तक मैं कुछ क्विक रिवीजन दे दूंगी, है ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? भारत का प्रायद्वीपीय पठार, है ना। क्या पढ़ रहे थे? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो काफ़ी लंबा गैप हो गया है, इसलिए आप लोग शायद थोड़ा सा भूल रहे होंगे। तो मैं एक छोटा सा रिवीजन या क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को दे दूंगी। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लो कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। ठीक है। आ रही है? चलो, तो आवाज आ रही है ना। स्टार्ट करते हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली, बासी दिवाली, है ना। सब लोग अच्छे से मनाए होंगे दिवाली। सो बैक टू दी स्टडीज, है ना। अपने स्टडी में वापस आ जाइए आप लोग। जितना भी आपने फेस्टिवल या पटाखे, होप सो आप लोग सबकी दिवाली अच्छी रही होगी, है ना। कोई जला तो नहीं होगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे थे। प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था। पठार क्या होता है? एक जो है भूखंड से, मतलब अपने भूस्तर से जो ऊंचा उठा हुआ एक स्थल, है ना, उसे क्या कहते हैं? पठार। ठीक है। तो अपने प्रायद्वीपीय, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कितने टाइप्स के या कौन कौन से पठार है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो क्या हुआ था, उसको समझने के लिए उसे 8 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना ना डिफिकल्ट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स है। ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स है तो किसका पॉइंट्स किससे रिलेटेड है और वो जगह कौन सी है, ये रखना थोड़ा सा आप लोगों को एक टास्क हो सकता है, लेकिन हमको पढ़ना तो है ही, है ना। तो आप लोग उस एरिया के हिसाब से उस पठार को याद रखिए। ठीक, और कौन से पॉइंट्स के अंदर कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार के 8 भागों के बारे में। ठीक, तो प्रायद्वीपीय पठार के कौन कौन से 8 भाग हैं? पहला है, कौन सा लिखे थे आप लोग? उत्तरी मध्य उच्च भूमि, है ना। पहला क्या पढ़ेंगे? मतलब पढ़े थे हम उत्तरी मध्य उच्च भूमि। ठीक, दूसरा क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। तीसरा है पूर्वी पठार, है ना। पूर्वी पठार मीन्स जो है आपका कौन सा एरिया? अगर आप ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह कर कर बैठे हैं तो पूर्वी पठार मीन्स आपका राइट साइड एरिया, है ना। मतलब भारत के राइट साइड एरिया पे नीचे तरफ कौन से पठार है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्वी पठार। फिर है फोर्थ पढ़ेंगे उत्तरी दक्कन का पठार, है ना। दक्कन ट्रैप या दक्कन प्लेट्यू कैसे बना था हमारे भारत में, ये मैंने भूगर्भिक इतिहास में पढ़ाया था। और जब मैंने पठार स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि उत्तरी दक्कन का पठार कैसे बना था, है ना। तो अगर आप लोग सामने होते तो मैं ज़रूर आप लोगों से ये चीज़ पूछती, बट आप लकीली आप कैमरे के पीछे हो, है ना, तो नहीं बताओगे। फिर है दक्षिणी दक्कन का पठार, फिफ्थ है ना। सिक्स्थ है पश्चिमी घाट, सेवंथ है पूर्वी घाट,
और 8th है मेघालय उच्च भूमि। इस तरीके से 8 भागों में क्या कर दिया गया है, उसे विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ रहे थे, उत्तरी मध्य उच्च भूमि। ठीक, उत्तरी मध्य उच्च भूमि को भी कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। ठीक है, तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तरी मध्य उच्च भूमि। ठीक है, जो देख पा रहे हैं वो पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उत्तरी मध्य उच्च भूमि है ना, उत्तरी मध्य उच्च भूमि के अंदर कौन कौन से टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। पहला है अरावली, है ना, इसके अंदर क्या है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। और उसके बाद कौन सा है, दूसरा पढ़ेंगे महाभारत उच्च भूमि, महाभारत उच्च भूमि। ठीक है, महाभारत उच्च भूमि। तीसरा है आपका मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। फोर्थ क्या पढ़ेंगे हम, फोर्थ हमारा है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो अरावली पर्वतमाला मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है ना, अरावली पर्वतमाला कैसे बना है और क्या था। अरावली पर्वतमाला जो है वो अपशिष्ट चट्टानों से, या अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे प्राचीन है जो कि अवशिष्ट पर्वतमाला है ना। और ये क्या है, ये कायांतरित और अवसादी है ना, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। और कौन कौन सी नदी का उद्गम स्थल है ये अरावली पर्वतमाला, लूनी, साबरमती, बनास, है ना, ये मैं लिखवा चुकी हूँ। तो अरावली पर्वतमाला को भी हमने कितने भागों में, अरावली पर्वतमाला के श्रेणियों को, है ना, अरावली पर्वतमाला के श्रेणियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा था, अरावली पर्वतमाला का, है ना, जरगा श्रेणी, जरगा श्रेणी, और कौन सा था दूसरा, हर्षनाथ श्रेणी, हर्षनाथ श्रेणी, और तीसरा कौन सा था, दिल्ली श्रेणी, है ना, दिल्ली श्रेणी। ये हमने पढ़ा था। हर्षनाथ श्रेणी किस चीज के लिए फेमस है, जरगा श्रेणी किस चीज के लिए फेमस है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो मैं हर्षनाथ श्रेणी क्या किस लिए फेमस था, हमारे खनिज के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या थे, अरावली के हमने दर्रे भी पढ़े थे, है ना, दर्रा पढ़े थे कि कौन कौन से दर्रा है, गुरान घाट दर्रा है, हल्दी घाटी दर्रा है, और कौन सा था, पीपली घाट दर्रा है, देवसूरी है, देवरी है, ये सब दर्रा के बारे में पढ़े थे। ये किस में आता है बेटा, अरावली पर्वतमाला में। ठीक है, हम पहला पढ़ रहे हैं उत्तरी मध्य उच्च भूमि, है ना, उसके अंदर 4 भाग है, अरावली, महाभारत, मध्य भारत और बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद अरावली पर्वतमाला की भी 3 श्रेणियां हैं। तो पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स है जो कि मैं पहले बोली थी। तो पहला क्या है, जरगा श्रेणी, हर्षनाथ श्रेणी, फिर दिल्ली श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है अरावली पर्वतमाला जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है वो मध्य महाभारत उच्च भूमि, है ना। अब कौन सा आ रहा है, ये उत्तरी मध्य उच्च भूमि का ही पार्ट है ना, कंफ्यूज मत होना। महाभारत उच्च भूमि, तो महाभारत उच्च भूमि क्या है, हेडिंग डाल लो, दूसरा नंबर, है ना, अरावली पर्वत के बाद महाभारत उच्च भूमि, महाभारत उच्च भूमि। ठीक है, अब महाभारत उच्च भूमि क्या होता है, महाभारत उच्च भूमि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर। कहाँ पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर महाभारत उच्च भूमि कहाँ पे स्थित है, महाभारत जो है, महाभारत उच्च भूमि जो है मध्य प्रदेश
है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, राजस्थान और मध्य भारत। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर भी खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अर्ध शुष्क है। इसमें इतना ही पॉइंट लिखना है, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की सीमा पर स्थित है। सेकंड इसी में पॉइंट लिखो कि ये अर्ध शुष्क है। ठीक, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और थर्ड पॉइंट इसमें ये लिखना, क्या लिखोगे, ये इसमें खनिज की मात्रा प्रचुर है, खनिज प्रचुर मात्रा में है। ठीक, कहां पर, महाभारत उच्च भूमि पर। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं इसी में का, मध्य भारत का पठार, उत्तरी मध्य उच्च भूमि का तीसरा पार्ट क्या है आपका, मध्य भारत का पठार। अब मध्य भारत का पठार कहां पर स्थित है, अब ये कहां कहां पर आता है ये ध्यान में रखना। इसको एक जनरली एक वो बोलते हैं ना, एक एरो ऐसे बनाकर कर सकते हो, प्लस का चिन्ह बना के। ठीक है, तीसरा लिखो, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ये कहां पर स्थित है, मध्य भारत का पठार। प्लस का साइन बनाओ बड़ा सा। ठीक है, प्लस का साइन बनाओ बड़ा सा। ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले टॉप में क्या है, मतलब बीच में आपका मध्य भारत का पठार है ना, तो प्लस के ऊपर वाले में क्या है, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक, ये हो गया पहले ऊपर वाले, प्लस चिन्ह बनाए है ना, प्लस चिन्ह के सबसे ऊपर वाले में क्या आएगा, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, फिर आपके राइट हैंड साइड वाले एरो पे, राइट हैंड साइड एरो पर लिखो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, क्या लिखोगे, बुंदेलखंड का पठार। कौन से, आपके राइट हैंड साइड पे। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो प्लस का चिन्ह है उसके लेफ्ट साइड पे लिखो अरावली पर्वतमाला। ठीक, अरावली पर्वतमाला। और प्लस चिन्ह के सबसे नीचे वाले पार्ट पे लिखो मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये बहुत इजी है इस चीज को समझने के लिए। मतलब अगर हमारा मध्य भारत का पठार बीच में है तो सबसे ऊपर में क्या पड़ता है, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, और उसके राइट साइड पे क्या पड़ता है, बुंदेलखंड का पठार। उसके लेफ्ट साइड में है अरावली पर्वतमाला और नीचे मतलब दक्षिण की ओर है मालवा का पठार। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही लिखना। ठीक, ये हो गया क्या। अब देखते हैं फोर्थ वाला, उत्तरी मध्य उच्च भूमि के बुंदेलखंड का पठार है ना, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, अब बुंदेलखंड का पठार कहाँ और कैसा है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पे स्थित है। ठीक, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है, बुंदेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पे स्थित है, जो कि जो कि नीस चट्टानों से, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, यहाँ ये अर्धशुष्क है जो कि कृषि योग्य भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की क्या है, कमी पाई जाती है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर के लोग जो है गरीबी और भूखमरी की समस्या या कुपोषण की भी समस्या हो जाती है। तो बुंदेलखंड का पठार समझ में आया, तो बुंदेलखंड के पठार में पॉइंट करके लिखो। ठीक है,
बुंदेलखंड का पठार में पॉइंट करके लिखो कि ये उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में स्थित है। एमपी और यूपी में स्थित है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? कृषि योग्य नहीं है, कृषि योग्य नहीं है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है? कृषि योग्य नहीं है। तीसरा पॉइंट डाल के लिखो, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। नीस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। ठीक, इतना ही पॉइंट लिखो। तो इस तरीके से ये हमारा जो है उत्तरी मध्य उच्च भूमि कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसमें हमने पहले क्या पढ़े थे? अरावली पर्वतमाला, दूसरा पढ़े हैं महाभारत उच्च भूमि, फिर तीसरा है मध्य भारत का पठार और चौथा है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर हम दूसरा पठार स्टार्ट करेंगे, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। ठीक है, 2 मिनट है, आप जल्दी से, सॉरी 1 मिनट में उसको स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, अब आते हैं दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। हेडिंग डालो, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखा रही हूँ, इन पॉइंट्स को बिल्कुल आप हाईलाइट करके इन्वर्टेड कॉमा में करके या पॉइंट्स करके नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं। कहानी लिखोगे, कहानी ही पढ़ते रहोगे। कहानी को सुनो और पॉइंट्स को लिखो। और आप लोगों के एक भी डाउट्स नहीं आए अभी तक? ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट डाल के लिखो आप लोग, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। ठीक है, सेकंड है दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। ठीक है, अब दक्षिणी मध्य, जैसे उत्तरी मध्य उच्च भूमि को भी डिवाइड किया गया था, वैसे ही दक्षिणी मध्य उच्च भूमि को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि से क्या तात्पर्य है? भारत का बीच का और निचले हिस्सा का, है ना, मतलब नीचे हिस्सा प्लस मध्य वाला मिडिल हिस्सा, ये दोनों हिस्सा में कौन कौन से पठार सम्मिलित हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है ये, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो लिखो 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, अब ये कौन कौन से भाग हैं? पहला लिखो मालवा का पठार। पहला है मालवा का पठार, बहुत फेमस है ना। पहला कौन सा है? मालवा का पठार। दूसरा है विंध्यन पर्वत श्रेणी, बहुत फेमस है, विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। तीसरा क्या आएगा? नर्मदा घाटी। घाटी क्या होता है पता है ना? तीसरा क्या आएगा? नर्मदा घाटी। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि मतलब भारत के दक्षिणी और मिडिल हिस्सा में आने वाले पठारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? मालवा का पठार,
विंध्य पर्वत श्रेणी, और तीसरा कौन सा आएगा, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो पहला लिखो मालवा का पठार। ठीक है, पहला क्या आएगा आपका, अगेन हेडिंग डाल के लिखो मालवा का पठार। अब ये मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है, पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ क्या है, यहाँ पर भी वर्षा की कमी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी वर्षा की कमी पाई जाती है, और ये अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक, मतलब आधा सूखा हिस्सा वाला क्षेत्र है, क्योंकि वर्षा नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है सूखा क्षेत्र कहलाएगा ही, कौन, मालवा का पठार। ठीक है, इसके अलावा मालवा का जो पठार है वो मालवा का पठार का अपवाह तंत्र 2 दिशाओं में होता है। ठीक है, मतलब मालवा का जो पठार है वो क्या करता है, जो नदियां हैं उनको विभाजित कर देता है। कैसे कि एक तरफ जो है, जैसे बीच में मालवा के पठार तरफ की नदियां अगर आ रही हैं तो वो क्या करती हैं, ये वाली नदियां, एक अपवाह तंत्र कहाँ पर जाएगा बेटा, एक अपवाह तंत्र होगा अरब सागर के खंबात की खाड़ी, है ना, और दूसरा कहाँ पे आएगा, नदियां जो आएगी अरब सागर। ठीक, ये क्या करता है, मालवा का पठार जो है वो क्या करता है, अपवाह तंत्र, मालवा के पठार का अपवाह तंत्र 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, एक कहाँ पर जाता है, अरब सागर की ओर, और दूसरा कहाँ जाएगा, बंगाल की खाड़ी पे। ठीक है, तो मालवा के पठार का क्षेत्र जो है वो क्या है, कृषि योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, वर्षा की कमी है इसलिए, है ना। और यहाँ पर सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा जो अपर्दन, गली अपर्दन, है ना। अब ये गली अपर्दन क्या होता है, जब जो नदियां हैं, है ना, यहाँ पर की जो मिट्टियों को क्या करती है, अपने साथ बहाकर लेकर चले जाती है। कैसे, एक गलियारे के रूप में है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां बह रही हैं, तो वो जब बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी को इस तरीके से ले जाती हैं कि वहाँ पर एक गली नुमा जो है वो क्षेत्र विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसको गली अपर्दन कहते हैं, मतलब मिट्टी को बहाकर ले गई तो कृषि योग्य भी नहीं बचेगी। तो जो सबसे ज्यादा भारत में गली अपर्दन हुआ है वो इसी क्षेत्र में हुआ है, कहाँ पर, जो है मालवा के पठार में। ठीक है, और ये जो सबसे ज्यादा इस जो गली अपर्दन के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नदी है वो है चंबल नदी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक, मालवा का पठार जो है कहाँ पर स्थित है, मालवा का पठार हेडिंग डाल लिए थे ना, तो इसके बारे में लिख लो। मालवा का पठार में पॉइंट डाल डाल के लिखना। ठीक, स्थित कहाँ पे है ना, तो पॉइंट पहला डालो, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पहला पॉइंट क्या लिखोगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें क्या लिखोगे, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, तीसरा पॉइंट लिखो, दो दिशाओं में अपवाह तंत्र है, दो दिशाओं में अपवाह तंत्र है। कौन कौन सा अपवाह तंत्र है, अरब सागर की ओर, अरब सागर की ओर, ब्रैकेट में लिखो कौन कौन सी अरब सागर की ओर जाकर वहां पे गिरती है, नर्मदा, ताप्ती और माही। कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है, दो दिशाओं में अपवाह तंत्र है, अरब सागर की ओर, ब्रैकेट में लिखो नर्मदा, ताप्ती और माही। ये कहाँ जाती है, अरब सागर की ओर। ठीक है, फिर लिखो बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर, ब्रैकेट में कौन कौन सा आएगा आपका,
बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी जाकर गिरती है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, तो दो दिशाओं में अपवाह तंत्र है, दो दिशाओं में अपवाह तंत्र है जिसमें अरब सागर की ओर और बंगाल की खाड़ी की ओर, है ना। तो अरब सागर की ओर कौन सी नदी मतलब कौन सी नदी जाके गिरती है? नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की ओर कौन सी जाती है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, इसमें इतना लिखे। उसके बाद फिर लिखो इसमें लिखो प्राचीन में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खान देश के नाम से जाना जाता था। खान देश के नाम से जाना जाता था। कौन से क्षेत्र को खानदेश के नाम से जाना जाता था? मालवा का पठार। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स लिखना है मालवा का पठार में। ठीक है, मालवा का पठार एक बार क्विक रिवीजन दूं। मध्य प्रदेश में स्थित है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, दो दिशाओं में अपवाह तंत्र है। अरब सागर की ओर कौन कौन सी नदी जाएगी? नर्मदा, ताप्ती, माही। बंगाल की खाड़ी की ओर चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, प्राचीन काल में इस देश को खान देश के नाम से जाना जाता है। ये हो गया, तो इसको बता दो, तो फिर मैं नेक्स्ट विंध्यान स्टार्ट करती हूँ। दूसरा पॉइंट लिख लेना, विंध्यान पर्वत श्रेणी। विंध्यान पर्वत श्रेणी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मालवा के पठार का। चलो स्टार्ट करें। अब ये विंध्यान पर्वत श्रेणी क्या होती है ना। विंध्यान पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? विंध्यान पर्वत श्रेणी जो है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में है। लाइन से आए तो गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, मतलब इतनी लंबी श्रृंखला है कि वो पूरा पश्चिम से लेकर आपका पूर्व तक का पूरा क्षेत्र घेर रहा है ना। तो इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो विंध्यान पर्वत श्रेणी है। ठीक, तो उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? ये हो गया, इसकी जो लंबाई है वो 12,000 किलोमीटर है। ठीक, इसके अलावा ये क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का कार्य कैसे कर रहा है? जैसे कि मालवा का पठार काम किया, वैसी विंध्यान पर्वत श्रेणी भी जल विभाजक का कार्य करता है। ये हिमालयन नदियां और कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियां। अब ये हिमालयन नदियां क्या, जो जिनका उद्गम स्थल जो है वो हिमालय से हुआ है, मतलब हमारी पर्वत जो विंध्यान पर्वत श्रेणी है वो मिडिल में आ रही है ना। तो उसके ऊपर कौन सा हो गया? उत्तर में, है ना, और उत्तर में क्या है? हिमालय है। तो हिमालय से जितनी नदियां हैं वो मतलब उनका विभाजन कर दे रही है। और प्रायद्वीपीय नदियां मीन्स क्या? जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बह रही है या उद्गम हुआ है, उन दोनों के जल विभाजक का कार्य कौन करता है? विंध्यान पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? साथ में रटते भी जाओ, है ना। तो विंध्यान पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? ये है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई जो है 12,000 किलोमीटर है। ठीक है, अभी सुन लो फिर लिखना। 12,000 किलोमीटर है। इसके अलावा क्या है कि ये जल विभाजक का कार्य करता है। ये पॉइंट है, उसको अच्छे से याद रखना।
कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो जल विभाजक का कार्य करती है? मतलब हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों का जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा विंध्यन पर्वत श्रेणी का क्या कहलाता है कि इसकी जो क्या कहना चाहिए ऊंचाई है वो क्या होती गई है, क्रमशः कम होती गई है। मतलब कहीं पे एकदम ज्यादा, मतलब अगर वो ऊंचा है तो आगे चल के वो नीची होते गई है। क्यों? अपर्दन की वजह से, है ना, क्योंकि वक्त के साथ कोई भी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं घट गई है। ठीक है, चाहे वो भूकंप की वजह से हो या किसी भी अन्य कारणों की वजह से हो, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है वो भी क्रमशः क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब जैसे कि पहले क्या हुआ था, उत्तरी मध्य उच्च भूमि को 3 भागों में, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, मालवा का पठार, विंध्यन, नर्मदा। मालवा का पठार कंप्लीट हो गया, विंध्यन आ रहा है, विंध्यन के बारे में पढ़े। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है ना, मतलब इसकी श्रेणियों को, ऑब्वियस सी बात है जब इतना लंबा है तो श्रेणियां भी होंगी, है ना। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो पहले लिख लो, साथ में इसको हम श्रेणियों को भी लिखेंगे। ठीक है, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ लिख लो, विस्तार लिखना पॉइंट डाल के, है ना। विस्तार लिखोगे गुजरात, ठीक है, गुजरात आ गया। फिर क्या आएगा आपका, मध्य प्रदेश, एमपी, उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। इसके अलावा और कहाँ पे है बताओ, झारखंड, बिहार। ठीक है, यहां तक ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसके अलावा फिर सेकंड पॉइंट लिखो, लंबाई कितनी है, लंबाई करके लिखो, लंबाई 1200 किलोमीटर। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट लिखो, जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है ना। जल विभाजक का कार्य करती है, कैसा, प्रायद्वीपीय और हिमालयन नदियों का, ब्रैकेट में लिखो, प्रायद्वीपीय व हिमालयन नदी का। ठीक, क्या होता है प्रायद्वीपीय और हिमालयन नदी बताई हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ये कैसा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, यह ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। अब ये ब्लॉक माउंटेन क्या है, ये मैं शुरुआत में ही बताई थी कि क्या होता है। जो पर्वत रिफ्टिंग और फॉल्टिंग की वजह से बनते हैं, ऐसे जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग भी मैं आप लोगों को बताई थी कि क्या होता है। तो आप लोगों को ज्योग्राफी में थोड़ा सा अलर्ट बैठना पड़ेगा क्योंकि सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर हम कुछ भी मिस करते हैं तो आगे हमको प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज कंटिन्यू रहिए, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। ठीक, अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको भी 5 भागों में, इसकी पर्वत श्रेणी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है, पहला लिखो गुजरात श्रेणी। पहला क्या है, गुजरात श्रेणी। गुजरात श्रेणी में सिर्फ हम क्या करेंगे, उसके मेन पॉइंट्स को, दिख रहा है ना उधर
चलो है तो है, सुन लिए हो ना। गुजरात श्रेणी, ठीक है। गुजरात श्रेणी की थोड़ा सा फेमस लिख लो। गुजरात श्रेणी का थोड़ा सा कुछ फेमस लिख लो। गुजरात श्रेणी क्या है, कहां पर है? ऑब्वियस सी बात है, गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इसमें पॉइंट लिखो, चंबल नदी का उद्गम है। चंबल नदी का उद्गम है, ठीक है। ये सब विंध्यन पर्वत श्रृंखला का ही क्या है, ये पार्ट है, ठीक है। तो विंध्यन पर्वत में सबसे पहला क्या है आपका, गुजरात श्रेणी, जो कि गुजरात में स्थित है, चंबल नदी का उद्गम है और लावा से निर्मित है। लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित। अब लावा से निर्मित है मीन्स क्या, ये मैं भूगर्भिक इतिहास में पढ़ाई थी आप लोगों को, है ना, कि ये कैसा बना है, लावा से बना है, ठीक। लावा से निर्मित है, तो पहला क्या है आपका, गुजरात श्रेणी। दूसरा लिखो ग्वालियर श्रेणी। कौन सा आएगा, ग्वालियर श्रेणी। ग्वालियर श्रेणी जैसा कि नाम से ही पता है कि कहां पे होगा, एमपी में, है ना, मध्य प्रदेश में स्थित है। डैश करके लिखो, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें भी पॉइंट लिखो, लावा से निर्मित, लावा से निर्मित, ठीक। तो पहला गुजरात श्रेणी, दूसरा है ग्वालियर श्रेणी, तीसरा लिखो, तीसरा लिखो भारनेर का पठार, ठीक है। तीसरा क्या आएगा आपका, भारनेर का पठार। तीसरा क्या है, भारनेर का पठार। भारनेर का पठार कहां पे स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। और यहां पर लिखो, और इसमें पॉइंट है, पन्ना की खदानें हैं। पन्ना की खदानें हैं, कहां पे, भारनेर के पठार में, ठीक है। पन्ना की खदानें हैं, भारनेर का पठार पन्ना की खदान के लिए फेमस है। हो गया क्या, भारनेर का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, और क्या आएगा, पन्ना की खदानें स्थित है, ठीक। चौथा लिखो कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी, ठीक है। अब कैमूर श्रेणी जो है वो क्यों फेमस है, ये है एमपी यूपी बिहार में। लिखो एमपी यूपी और बिहार में, कहां तक है ये, एमपी यूपी बिहार में, ठीक है। और क्यों फेमस है, यहाँ पे दो जलप्रपात है, ठीक है। कौन सा, पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, वाटरफॉल प्रपात, पूर्वा जलप्रपात, जो कि टोस नदी पे है। टोस नदी, ये सब नदी जब पढ़ाऊंगी और जलप्रपात पढ़ाऊंगी तो मैं पूछूंगी, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात जो कि कहां पे है, टोस नदी पे है। और कौन सा जलप्रपात है, चाचाई जलप्रपात, चाचाई जलप्रपात, चाचाई जलप्रपात कौन सी नदी पे है, बिहार नदी पर, बिहार नदी, ठीक। तो कैमूर श्रेणी एमपी यूपी बिहार में है, और क्यों फेमस है, पूर्वा जलप्रपात यहाँ पे है जो कि टोस नदी पे है, चाचाई जलप्रपात है जो कि बिहार नदी पे है, ठीक है। लास्ट है इसका पारसनाथ श्रेणी, ठीक है। पारसनाथ श्रेणी, पांचवा लिखो, पारसनाथ श्रेणी, पारसनाथ श्रेणी ये कहां पर स्थित है, झारखंड पर,
झारखंड में स्थित है। पारसनाथ श्रेणी झारखंड में स्थित है। ठीक, और इसमें पॉइंट लिखो, लाल बलुआ, लाल बलुआ मिट्टी से निर्मित है। लाल बलुआ मिट्टी से निर्मित है। तीसरा पॉइंट लिखो, पूरे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्चतम चोटी है। कौन? पारसनाथ श्रेणी। सर्वोच्चतम चोटी पारसनाथ, पारसनाथ श्रेणी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1365 मीटर। ठीक है, 1365 मीटर। ठीक है, पारसनाथ श्रेणी की लंबाई कितनी है? 1365 है ना, 1365 मीटर। ये पूरे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्चतम चोटी है। ठीक है, नर्मदा घाटी भी छोटू सा है, लेकिन आएगा नहीं मेरे इसमें, तो थोड़ा सा क्विक रीजन दे देती हूँ। हम पढ़े हैं दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। ठीक है, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नर्मदा घाटी। ठीक है, तो मालवा का पठार क्या है, कहाँ पर स्थित है? सिर्फ मतलब पॉइंट्स को अच्छे से रट डालो। ठीक है, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ अर्धशुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा जो है वो न्यूनतम है ना। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये 2 दिशाओं का अपवाह तंत्र निर्मित करता है। ठीक है, कैसे कि नदियां जो है एक तरफ जो है वो क्या होगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और एक तरफ की नदियां कहां पर जाके गिरेगी? अरब सागर के खंबात की खाड़ी पे, है ना। तो अरब सागर की ओर कौन कौन सी नदियां होगी? नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है, अरब सागर की तरफ कौन सी जाएगी? नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक, और बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सी नदी जाकर गिरेगी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, अब यहीं पर से क्वेश्चन आता है कि चंबल, जो चंबल नदी है ना, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कहीं हमने लिखा भी हुआ है क्या? कहीं पर तो मैं लिखाई थी क्या? चलो आगे देखते हैं। प्राचीनतम काल में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? खान देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये था आपका मालवा का पठार। ठीक, अब आते हैं जो है दूसरा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ पर स्थित है? गुजरात है, एमपी है, यूपी है, ठीक है, बिहार और झारखंड तक फैला है, जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। ठीक, इसके अलावा क्या है, ये जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य करती है मीन्स क्या कि ये प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयन नदियां, है ना, प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय नदियां को अलग करती है। ठीक है, और यह ब्लॉक माउंटेन पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन पर्वत कैसा? जो रिफ्टिंग और फॉल्टिंग की वजह से निर्मित होता है। ठीक, इसके अलावा हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को, इनके 5 श्रेणी हैं। कौन कौन सी श्रेणी है? गुजरात, ग्वालियर, बाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ श्रेणी। अब गुजरात श्रेणी किस चीज के लिए फेमस है? ये क्या है? गुजरात में स्थित है और ये लावा से निर्मित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है। नेक्स्ट है ग्वालियर श्रेणी। ग्वालियर श्रेणी क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भी लावा से निर्मित है। ठीक है,
तीसरा आता है हमारा भारनेर का पठार। भारनेर का पठार क्या होता है? ये क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका फेमस क्या है कि यहाँ पे पन्ना की खदानें हैं। ठीक है, पन्ना की खदानें हैं। फिर फोर्थ कौन सा आया आपका? कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी क्या है? एमपी, यूपी और बिहार में स्थित है। यहाँ पे दो नदियां हैं, सॉरी दो जलप्रपात हैं जो कौन कौन सी नदी पे बनाई गई है? फर्स्ट आपका पूर्वा जलप्रपात और दूसरा है क्या है? चाचाई जलप्रपात। ठीक है, पूर्वा जलप्रपात कहाँ पे है? टोस नदी पे है और चाचाई जलप्रपात कहाँ पर है? बिहार नदी पर है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पारसनाथ श्रेणी। पारसनाथ श्रेणी कहाँ पे आता है? झारखंड में स्थित है। ठीक, लाल बलुई मिट्टी द्वारा निर्मित है और ये क्या है? पूरे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्चतम चोटी है जिसकी लंबाई जो है वो 1365 मीटर है। ठीक है, सॉरी ये मिट्टी लिख दी हूँ, पत्थर लिखना ना, लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, तो इस तरीके से है, ये हमारा विंध्यन खत्म होता है। अब आता है हमारा तीसरा जो आएगा नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी क्या होता है? इसमें कुछ ज्यादा लिखाने वाला नहीं है। नर्मदा घाटी क्या है? ये भी एक रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग के द्वारा, अब ऑब्वियस सी बात है घाटी है ना, तो रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग के थ्रू जो एरिया बनता है वो घाटी ही कहलाती है ना। तो नर्मदा घाटी कैसे बनी होगी? रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग की वजह से नर्मदा घाटी बनी है। ठीक है, ये क्या, ये कहाँ पर है? विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में स्थित है ना। विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है और यही नर्मदा घाटी है और यहीं पे नर्मदा नदी जो है वो बहती है। सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग फोटो ले लो। अच्छा, गुजरात श्रेणी है जो चंबल नदी का उद्गम स्थल है। नहीं लिखाई थी क्या? लिखाई तो, गुजरात श्रेणी जो है वो चंबल नदी का उद्गम है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मैं रब करती हूँ, देन हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे। चलो, हो गया क्या? अब मैं थोड़ा सा इसको रब करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा पठार आप लोगों को बोर कर सकता है क्योंकि बहुत बड़ा है। इसको तो रब करने में ही आधा समय निकल जाता है भाई।
चलो, तो यहाँ पर जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना पठार का, तो उत्तरी मध्य उच्च भूमि हो गया, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि हो गया। अब तीसरा हेडिंग डालो पूर्वी पठार। ठीक है, अब ये पूर्वी पठार भी बड़ा है। ठीक, तीसरा पॉइंट डाल के लिखो पूर्वी पठार। ठीक है, तीसरा लिखो पूर्वी पठार। पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार का विस्तार कहां से कहां तक स्थित है? ठीक है, पूर्वी पठार का विस्तार लिखो आप लोग, पूर्वी पठार। पॉइंट डाल के लिखना ना, विस्तार। पूर्वी पठार का विस्तार कहां पर है? लिखो झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इसके अलावा कहां कहां पर है? मतलब कुछ भाग। ठीक है, पूर्वी पठार का विस्तार, पूर्वी पठार का विस्तार कहां कहां पर है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है, में स्थित है। ठीक है, पूर्वी पठार मेन हेडिंग है आपका। पूर्वी पठार विस्तार लिखो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा इसका कुछ भाग कहां पर है? बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कुछ भाग। ठीक है, पूरा नहीं, इसका कुछ भाग कहां कहां पे मिलता है? कुछ भाग बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो विस्तार में क्या लिखोगे? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और कुछ भाग कहां पर आएगा आपका? बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब जैसे कि हमने बाकियों को पढ़ा था कि किसको कितने टाइप से है, वैसे ही पूर्वी पठार को भी समझने के लिए इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो विस्तार लिख लिए। अब पूर्वी पठार का विभाजन लिखो, हेडिंग डालो पूर्वी पठार का विभाजन। पूर्वी पठार का विभाजन। ठीक है, डैश करके लिखो पूर्वी पठार का विभाजन। पहला लिखो, हो गया क्या? पूर्वी पठार का विभाजन। पूर्वी पठार का विभाजन पहला आएगा बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड अलग है ना? ये क्या आएगा आपका? बघेलखंड का पठार। बघेल खंड का पठार। ठीक है, अभी पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद डिस्क्राइब अलग से करूंगी मैं। ठीक है, बघेलखंड का पठार। दूसरा लिखो छोटा नागपुर का पठार, बहुत फेमस है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, पहला क्या लिखे? बघेलखंड का पठार। दूसरा क्या आएगा? छोटा नागपुर का पठार। ठीक, तीसरा है राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां, ये सब किसके अंदर आ रहा है? पूर्वी पठार के अंदर। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां। फिर आएगा गरजात की पहाड़ियां। गरजात की पहाड़ियां।
ठीक है, गरजात की पहाड़ियां। पांचवा कौन सा आएगा, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। एंड छठवा कौन सा आएगा आपका, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो एक बार रिवीजन देखो, पूर्वी पठार है ना, पूर्वी पठार जो है वो कहां पर स्थित है, पूर्वी पठार का विस्तार जो है वो झारखंड है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो मेनली जो पूर्वी पठार है, ऑब्वियस सी बात है पूर्व दिशा पे है, तो पूर्वी राज्यों पे स्थित होगा। तो कौन कौन सा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। लेकिन इसका कुछ भाग कहाँ पर मिलता है, या कुछ भाग कहाँ पर देखने को मिलता है, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी इसको देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि सारा जो है, ऑब्वियस सी बात है ये इतना बड़ा विस्तार है तो एक भाग में हो जाएगा क्या, नहीं, तो इसका भी अलग से विभाजन किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा विभाजन है, पूर्वी पठार का विभाजन। पहला है बघेलखंड का पठार, ठीक, बघेलखंड का पठार। दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार क्या होता है, बिजावल, जो हम लोग पढ़े थे ना, जो भूगर्भिक इतिहास में, ये वही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये भूगर्भिक इतिहास का क्षेत्र है तो किसके लिए होगा कि यहाँ पर खनिज संपदा से परिपूर्ण जगह है। कौन सा, आपका छोटा नागपुर का पठार। क्यों, क्योंकि ये क्या है, भूगर्भिक इतिहास से रिलेटेड है, भूगर्भिक इतिहास में इसका जन्म हुआ था, है ना, तो ये इतना पुराना है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये खनिज संपदा भी है। और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये कुछ समय तक क्या था, तैतीस सागर में ये हिस्सा डूबा हुआ था, है ना, तो जब ये उभर के आया तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने साथ खनिज और सारे जो है खनिज संपदा जो है वो अपने साथ लेकर आया, और प्राकृतिक गैस भी। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार। तीसरा आता है आपका राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, फिर फोर्थ आपने लिखा गरजात या गड़जात की पहाड़ियां। ठीक है, फिफ्थ है आपका महानदी बेसिन। ठीक है, महानदी बेसिन। और सिक्स्थ आएगा आपका दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो ये हो गया हो तो बताओ, मैं इसको रब करती हूँ और बघेलखंड का पठार जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जेडी सर आए हुए हैं तो 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रही हूँ, है ना, उसके बाद फिर अहमद सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वैसे भी क्लास ओवर होने वाली थी। ठीक है, तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, वापस से आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, चलो जल्दी आइए।